पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। एक ओर राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव अभियान चलाकर प्रचार में तेजी ला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर जारी है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भगवान जुगल किशोर के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेकर नामांकन फॉर्म भरा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पन्ना में आम सभा के मंच से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दोहराया। उन्होंने कहा कि यह जमाना वंदे भारत का है और विपक्ष दल आज भी साइकिल पर चलते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। कृष्णा, नामांकन का दौर जारी है, पार्टियां शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जहां भाजपा इस रेस में सबसे आगे बढ़ रही है और अन्य पार्टियां पिछड़ती जा रही हैं, इसका क्या कारण है? लोकसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। बता दें कि एक ओर राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनावी अभियान चलाकर प्रचार में तेजी ला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। कृष्णा, चुनाव से अपना नामांकन दाखिल किया है और उसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री थी ईरानी, वो भी शामिल हुई है। कृष्णा, जैसा कि भाजपा इस चुनावी रेस में, चुनावी प्रचार की रेस में सबसे आगे निकलती दिख रही है, अन्य विपक्षी दल पिछड़ते दिख रहे हैं, इसके क्या कारण रह सकते हैं? कृष्णा कृष्णा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कृष्णा कृष्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम खबर बता रहे थे मध्य प्रदेश से, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। एक और राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव अभियान चलाकर प्रचार में तेजी ला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में दूसरे मतदान के लिए नामांकन का दौर जारी है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा होंगे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को शराब नीति केस में जमानत दी थी, लेकिन लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई। बता दें कि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर 4 अक्टूबर को ईडी उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस शराब नीति केस को लेकर संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं, उसी केस को लेकर ईडी दिल्ली सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ लगी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिनेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, इसका ईडी को इस पर कोई सबूत नहीं मिला या अन्य कोई कारण है, क्या कहेंगे दिनेश जी? नमस्कार अभिनय जी। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें मतलब कोई ऐसा बोलूंगा कि सामान्य कार्रवाई थी और सामान्य कार्रवाई को लेकर के उनको जो है उसमें बेल मिली है। और इसमें था कि ईडी ने स्वयं खुद कोई उसमें प्रश्न नहीं लगाया, जैसे कि जब कोर्ट में मामला आया सुनवाई के लिए, तो ईडी ने स्वयं बोला कि हमें इसमें आपत्ति कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें मतलब कि अहम ये होता है ईडी के केस में कि जैसे कोई भी अगर ईडी आपत्ति लगाती किसी को लेकर के, तो मतलब तब तक उसको जमानत नहीं मिल सकती आरोपी को, या जो मतलब जिस पे कोई केस है। तो इन्होंने ईडी ने स्वयं जो है अपने तरीके से आकर के कोई तथ्य वगैरह और उस तरह की चीजों को लेकर के वो बातचीत नहीं, जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है। तो सिर्फ बातचीत ये थी कि ईडी ने अपने स्वयं अपने तरीके से बोला कि हो सकता है उसके पीछे मानवीयता का कोई कारण हो, कुछ हो, मतलब कि जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन कारण की वजह से। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे उनको खुद को किडनी की कुछ इश्यूज हैं,
मतलब जैसे कि जो है मतलब माननीय संजय सिंह जी, तो इनको ये था कि अपने तरीके से जैसे कि अक्टूबर में गिरफ्तार किया, उसके बाद में कहीं ना कहीं जैसे उनका थोड़ा वजन का इशू कुछ है, और दूसरा इनको था किडनी के कुछ इशू थे, मतलब किडनी जी की इनको दिक्कत थी कुछ हो रहे, तो उसको लेकर के भी जैसे हमने देखा कि जैसे कि आज भी इसकी जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, ILBS हॉस्पिटल में, वहां पर वो जांच के लिए पहुंचे। और इससे पहले जैसे कि जानकारी आपको बता दूं कि इसकी वजह से पूछताछ के लिए जब गए थे उससे पहले भी जो था, तो इनका रवैया ऐसा नहीं था कि नॉन कॉपरेटिव, उस तरीके से पहले शुरुआत में शायद इनको लगा होगा उस तरीके से ठीक, और बाद में कुछ तथ्य ऐसे मिले थे, क्योंकि जैसे कि मतलब पैसे वैसे लेकर के एक होटलियर को थे दिनेश अरोड़ा, तो उनको लेकर के शायद मतलब बैठ के जैसे कि जो भी जैसे कि शायद CM केजरीवाल जो थे उनके साथ बैठ के इनकी मीटिंग करवाई थी, बाद में शायद पार्टी के नाम पे कुछ चंदा मांगा गया था और फिर कुछ ज्यादा और पैसे की डिमांड की गई, तो शायद उसने मना कर दिया था। और कुछ पैसे मतलब कि ईडी की चार्जशीट के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि कुछ उस तरह की चीजें जो मीडिया में उस पर बताई भी गई थी कि शायद कुछ पैसे जो था हवाला के थ्रू ट्रांसफर किया था उसमें इन सबका और कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई, जिसको कि बाद में ईडी पेश करेगी। उसके बाद में जैसे हिरासत में जब थे ईडी के, तो उस वक्त भी जैसे कि संजय सिंह जो है वो कॉपरेट करते हुए नजर आए, उन्होंने कोई अपना रवैया ऐसा नहीं रखा कि जिसमें कि नॉन कॉपरेटिव था, और बाकी इनके हेल्थ ग्राउंड पे तो उसमें करके लेकर के मुझे लगता है कि ईडी ने और इनको जैसे कि अपना नॉर्मल जैसे बेल जो है वो दे दी, और बाद में से आगे आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें कॉपरेट करेंगे तब तक ठीक ठाक चलता रहेगा, कॉपरेट नहीं करेंगे तब देखिए शायद गिरफ्तारी की सूरत में कुछ और कुछ चीजें खड़ी होने लग जाते हैं। और इस प्रकार से देखिए मैं आपको जानकारी मिलाना चाहूंगा कि सिर्फ संजय सिंह नहीं, इससे पहले सत्येंद्र जैन जो है उनको भी इस तरह के हेल्थ ग्राउंड पे और बेल दी गई, तो ये कोई ऐसी वाली चीज है, सामान्य कार्रवाई है, इसमें कोई ये नहीं कि पीछे मतलब कि ईडी के सबूत नहीं थे या ईडी पीछे हट गई, ऐसी कोई बात नहीं थी जी। दिनेश जी, जिस दिन संजय सिंह को बेल मिली, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल दे दी, कल ही मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका पर भी सुनवाई हुई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी गई। इसके क्या कारण रह सकते हैं? क्या उनका कोऑपरेटिव ना करना हो सकता है या अन्य कोई कारण है? दिनेश जी देखिए मैं ऐसा है जी, हर किसी के जो पैरामीटर्स हैं अलग अलग, जैसे हर किसी के केस में जैसे उस तरीके से कि कितने कितने मतलब कि उनके खिलाफ साक्ष्य हैं, किस तरीके से क्या चीजें हैं जी या जैसे कि मतलब ईडी या जैसे एजेंसी उनको जब लगता है कि ठीक है बाहर आकर के और किसी न किस तरीके से चीजों को प्रभावित कर सकते हैं, या जैसे कि उस तरीके से इनके छूटने से, क्योंकि अपने तरीके से उनका खुद का अपना एक तरीका होता है जांचने पर, मतलब जो एजेंसी है सरकारी उनका, तो अपने तरीके से जांच एजेंसी ने पाया कि जैसे कि संजय सिंह थे तो उनके खिलाफ जो चीजें थी और उन्होंने जैसे जो चीज को पूछी गई तो वो सब चीज कॉपरेट करके बता दी होंगी। और मनीष सिसोदिया हो सकता है कि शुरुआत से उन चीजों को लेकर के, क्योंकि हम लोग सिर्फ इस टाइम की ईडी की सभी चीजें हमारे सामने सामने नहीं है, लेकिन चीजें जो मतलब कि मीडिया के रिपोर्ट्स के द्वारा या विश्वास जो सूत्र हैं उनके थ्रू जैसे चीजें पता लगती है, उसी के आधार पे कि संजय सिंह जो थे वो ऐसे नॉन कॉपरेटिव नहीं रहे थे, अपने तरीके से शुरुआत से इनका जो रवैया था तो वो पॉजिटिव था, और अपने तरीके से जो अपनी चीजें इनसे पूछी गई और अपने जो इनसे मांगी गई जो चीजें वो सब प्रस्तुत कर दी थी उस प्रकार से। लेकिन संजय सिंह के अलावा जैसे कि और जो व्यक्ति बनाए गए, जैसे कि मान के चलेंगे केजरीवाल जी हैं, तो केजरीवाल जी ने अपना फोन जो है वो तक भी टच नहीं करने दिया। और दूसरी एक चीज और है कि जैसे उनका जैसे मान के चले कि जैसे अपना क्या नाम है सिसोदिया जी जो है, तो उनका ये था कि साउथ कार्टेल के साथ में एक तो डायरेक्ट मेरे ख्याल से कुछ संलिप्तता पाई गई थी जी और दूसरा उनके ऊपर एक सबसे बड़ा आधार ये था जिसके पीछे इनको नहीं दी गई थी जमानत, उसका रेगुलर बिल जिसको बोलते हैं, तो उसमें था कि उन्होंने शायद ये था कि कुछ मतलब कि अब नंबर नहीं मतलब पूरे तरीके से बता सकता आपको मैं, क्योंकि उसमें चीजें अलग अलग रिपोर्ट्स के साथ अलग अलग चीजें हैं, कोई कहते हैं 2 दर्जन फोन थे, कोई कहते हैं 40 फोन थे, कोई कहते हैं 15 फोन थे, तो ये फोन उनके पास थे जो कि नष्ट कर दिए गए थे ऐसा, जिसमें कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल सकते थे या चैट्स मिल सकते थे, तो उस वजह से करके ईडी उसका पूछताछ करते रही, सीबीआई पूछताछ करती रही, लेकिन उसकी जानकारी उन्होंने शायद नहीं दी, तो वो भी एक आधार रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉन कॉपरेटिव अपना जो है रवैया जो रहा या कुछ और चीजें रही उसको लेकर के जहां तक मुझे लगता है कि ईडी ने अप्रोच किया होगा इस चीज को लेकर के, और संजय सिंह के मैटर में ये चीज नहीं थी, दूसरा उनका हेल्थ ग्राउंड था तो उसको लेकर किया। बाकी रेगुलर जैसे कि अपना पैरोल या वो जो चीज थी वो बीच में जैसे समय समय पर उनको मतलब मेरे ख्याल से सिसोदिया जी उनको मिलती रही, तो जो जो मतलब कानून का रेमेडी है अभिनय जी वो सबको अपने हिसाब से मिलती चलेगी। आगे देखिए अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं तो उनकी सुनवाई आ जाए तो आगे इसका पक्ष और रुख क्या मतलब स्पष्ट जल्दी शायद हो रही है, क्योंकि आज एकल पीठ में शायद ये सुनवाई है, तो शायद दोस्तों आज का जैसे कि अभी जल्दी जो है हमें मतलब इसका फैसला भी सुनने को मिल जाएगा। तो लेकिन चीजें में कि हर किसी के रूप मतलब तरीके से इंडिविजुअल केसेस हैं और सबकी रेमेडी सबकी रिलीफ जो है कोर्ट अपने हिसाब से तय करता है कि किस हिसाब से किसको कितनी रेमेडी देनी है और किसको किस हिसाब से कितनी रिमांड देनी है या किसको कस्टडी देनी है। जी दिनेश जी, आम आदमी पार्टी के साथ ही अन्य विपक्षी दल भी ये दावा करते आए हैं कि ये जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार दबाव बनाकर उनसे विपक्षी नेताओं के घरों पर उनकी कंपनियों पर छापे पड़वाती है। और इसी बीच कल आतिशी मार्लेना ने भी दिल्ली मंत्री ने आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का दावा किया था कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया है। तो
संजय सिंह को मिली जमानत के बाद इनके दावे क्या झुठलाते साबित हो रहे हैं दिनेश जी? हाँ बिल्कुल अभिनय जी, देखिए ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने जो दावा किया था कि भाजपा ने मुझे शामिल करने का ऑफर दिया और मेरी जो राजनीतिक ताकत है खत्म करने का मतलब धमकी दी, और ये बताया कि आपका जो पॉलिटिकल करियर उसको खत्म कर देंगे, चौपट कर देंगे जी। लेकिन उसमें सच्चाई अगर है तो देखिए इनको आगे बढ़ के, और जैसे जो फोन नंबर्स हैं या जो व्यक्ति जिन्होंने इनको अप्रोच किया तो उनका नाम जो है सीधा उजागर करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए भी, कि भाजपा ने उसमें तय किया है कि इनके खिलाफ मानहानि के केस करेंगे, और केस जब कोर्ट में जाएगा तो देखिए स्पष्ट इनको करना पड़ेगा कि मतलब वो चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है तो कोर्ट में सबूत पेश करेंगे, वो पेश करेंगे तो जो कल्प्रिट है उसको मतलब कि बुक्स में लाया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो अपने जैसे इनकी चीजें जो उजागर हो जाएंगी। तो दोनों चीजें अपनी अलग तरीके से हैं। और बाकी जैसे कि सिर्फ देखिए सिंपैथी बटोरने की चीजें हैं, क्योंकि जैसे कि इनका नाम क्यों आया, जैसे कि मतलब एक आतिशी हो गया और सौरभ भारद्वाज जो है, इनका नाम मतलब अपने तरीके से ये जैसे अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है, या जैसे उनको लगता है कि लाइमलाइट में रह करके बच जाएंगी कुछ कानून के शिकंजे से, तो ऐसी चीजें मुझे लगती नहीं। क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल ने स्वयं बोला, जैसे अजय नायर जो थे तो वो एक तरह से इनके उसमें बहुत एक तरह से अहम भूमिका स्कैम में निभाई थी अजय नायर ने। तो उसको लेकर के जब पूछताछ चल रही थी उसके बाद में जब कोर्ट में बातचीत चली तो कोर्ट में सीधी मतलब वहां की जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि वहां पर यह बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने स्वयं बोला कि मेरे टच में नहीं थे, वो रिपोर्टिंग सीधे सीधा अजय नायर जो रिपोर्टिंग करता था सीधा सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को करता था, तो इसलिए सीधा जो है वो आतिशी और इन तरफ पहुंच गया। दूसरा ये कि आतिशी जो है वो गोवा की प्रभारी भी रह चुकी है, और उसमें गोवा में एक तरह से अभिनय जी ये मतलब साबित एक तरह से हो चुका है, क्योंकि वहां के जो अपने तरह साबित किया वो तो कोर्ट करेगा बाद में, लेकिन अभी तक एक तरह से चीजें सामने आई है कि वहां के जिन्होंने चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के टिकट पे, तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है हमें कैश में पैसा मिला था जिसको हमने मतलब खर्चा भी कर दिया है, तो वो हवाला के थ्रू है कुछ है, तो वो हवाला का ट्रेल भी शायद जो है कहीं ना कहीं ईडी एस्टेब्लिश करेगी। तो काफी सारे मिले कि जैसे कि ईडी ने जो है वो स्वयं कोर्ट में बोला कि हम लोग कोई हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, हमारे पास में सब पुख्ता सबूत है और सबको लेकर के आगे कार्रवाई जो है वो आगे जैसे चलेगी। आगे मतलब कि एक दूसरे को आमने सामने करने का काम हो गया, या और कोई जैसे वीडियो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, या कोई कैट्स हो गए, ये सब समय समय पे आगे जाकर के पूछताछ के हिसाब से जो निकलेंगे सब कोर्ट में मतलब है कि पेश करते जाएंगे, और आगे जिसको जहां पर जैसे कि जिस रूप में सजा देने का कार्य हो गया और कुछ हो गया उस डायरेक्शन में चीजें सुनवाई के साथ भी चलती हो जाएगी। जी, खुद का नाम जांच में आता देख ब्लेम गेम खेलने की और खुद को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिनेश जी बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हमारी अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद लगातार राज्य का कर्जा बढ़ा है, जिसे लेकर कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधती नजर आई। वहीं पलटवार करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि हमने जो कर्ज लिया है उसका सकारात्मक असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, युवाओं को, महिलाओं की, सभी को इसका फायदा पहुंच रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा की। देखिए, जो कर्ज लिया है उसका सकारात्मक सीधा सामने दिख रहा है कि कर्ज जो है हमने किसानों के लिए, महतारियों के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लिए हैं। आपको पता है कि 2 साल का बोनस दिए हैं, महतारी वंदन का दिए हैं, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का है, उन्नत कृषक योजना में दिए हैं, तो वो सीधा सीधा दिख रहा है पैसा। और जो कांग्रेस लेती थी कर्ज वो पैसा दिखता ही नहीं था, क्योंकि वो तो ऐसे काम के लिए कर्ज लेती थी लीपापोती करने के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कर्ज ली है वो सकारात्मक काम और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है। ये दूसरा किस्ता। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शेखर जी, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कर्ज लिया गया है, तो क्या किसी राज्य सरकार की ओर से कर्ज लिया जाना गलत है? और अगर गलत नहीं है तो कांग्रेस किन चीजों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रही है? देखिए, हर एक राज्य सरकार कर्ज लेती है सरकार चलाने के लिए, कई बार जरूरत होती है सरकार को। और कोई छत्तीसगढ़ कोई पहला राज्य है और इसने सरकार ने कर्ज लिया हो ऐसी बात नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही कर्ज लिया हो ऐसी बात नहीं है। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने 5 साल में करीब 80,000 के आसपास, 80,000 करोड़ के आसपास कर्ज लिया था, और एक बड़ा कर्ज था जिसको लेकर के बीजेपी लगातार मुद्दे बनाती रही और खजाने पर डाका डालने का, खजाने को पूरी तरीके से खस्ता हाल करने का आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी ने। अब सत्ता में बीजेपी है
और बीजेपी जब सत्ता में है और पिछले 3 महीने में जब छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार द्वारा करीब 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है, तो अब कांग्रेस पार्टी उसको मुद्दा बना रही है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि आखिर ये 16,000 रुपए का कर्ज 3 महीना में सरकार ले ली है, तो इसका आखिर असर क्या होगा और छत्तीसगढ़ की जो पूरी इकोनॉमी है वो किस तरीके से प्रभावित होगी, इस पर सवाल उठा रही है। और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि 3 महीने में ही बीजेपी सरकार हाँफने लगी है। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, इस तरीके से उनके बयान आया है और उसी के आधार पर दोनों ही पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी संजय जी, लोकसभा चुनाव के समय में कर्ज को लेकर मुद्दा बनाना क्या लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी फायदा लेने के लिए है या अन्य कोई कारण है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की जो भी कमजोरियां हो, बीजेपी की जो भी सरकार की जो भी कमजोरियां होगी उसको लेकर के आम जनता के बीच में जाएगी और कोशिश करेगी कि उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को वोट मिले। लेकिन ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि केवल बीजेपी सरकार कर्ज ली है और कर्ज के मुद्दे पे अगर बात करेगी तो पिछली सरकार ने इतना कर्ज लिया है कि ये मुद्दा कांग्रेस के को बना नहीं पाएगी, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करेंगे। लोग पूछेंगे कांग्रेस से कि आप ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में जो कर्ज लिया था उसका क्या, उस पर आपका क्या स्टैंड है। तो ये कोई मुद्दा बनने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी राजनीति है, राजनीति में बयानबाजियों का दौर चलता है और उन बयानबाजियों में जो है पीसीसी चीफ ने बयानबाजी की, उस पर शंकरराम वर्मा जो कि राजस्व मंत्री हैं उनका बयान आया। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जी, चुनावी समय में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर चुनावी फायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू। और हमारी आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, लेकिन विस्थापितों की समस्या जस की तस बनी हुई है। जहां विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर बाढ़वासियों का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि बंद भूमिगत कोयला खदान के कारण 1.5 साल पहले भूस्खलन हुआ था, जिसकी दहशत बाढ़वासियों में अब भी बरकरार है। पीड़ित 355 परिवार के लगभग 2000 मतदाता 18 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं। लोगों की माने तो चुनाव के समय उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुध लेने के लिए कोई नेता नहीं पहुंचा। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रताप नारायण जुड़ रहे हैं। प्रताप जी, चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार बदली, लेकिन विस्थापितों की समस्या जस की तस है। ये बेहद ही गंभीर मसला है। ये चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है, एसीसीएल भटगांव क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, कहीं ना कहीं एसीसीएल का उगता सूरज कहा जाता है, कोयले के उत्पादन में भी अग्रणी रहा। और बात की जाए या वार्ड 8 नगर पंचायत की रात में हुआ, इससे ठीक हमने आंगन बच्चे जान के लिए क्षति नहीं हुई और दबाव बना गया, जब उनसे कहा गया जिम्मेदारी आपके है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के राज्य से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन भी हुआ, सरकार भी बदल गई, लेकिन विस्थापितों की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। जहां विस्थापन और मुआवजे की समस्या को लेकर बाढ़वासियों का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि बंद भूमिगत कोयला खदान के कारण 1.5 साल पहले भूस्खलन हुआ था, जिसकी दहशत बाढ़वासियों में अब भी बरकरार है। पीड़ित 355 परिवार के लगभग 2000 मतदाता 18 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं। लोगों की माने तो चुनाव के समय उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुध लेने कोई नेता नहीं पहुंचा। अभी टेक्निकल फेलियर की वजह से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया था, पुनः रुख करेंगे
डॉक्टर प्रताप नारायण का संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल मेरा वही है, भूस्खलन हुआ, सरकार बदली, 18 महीने से प्रदर्शन है, लेकिन पीड़ितों की सुध कोई नहीं ले रहा। निश्चित तौर पर बेहद ही गंभीर मामला है ये, और नहीं आया है। 1.5 साल पहले जहाँ भूस्खलन हुआ था, आंगनबाड़ी छोटे छोटे जान दी जा सकती, और ऐसी घटना 3 जगहों पे हो चुकी है। लगातार वार्डवासी, यहाँ 355 परिवार रहते हैं, तकरीबन 2000 वोटर्स हैं। विधानसभा चुनाव के पहले इनका आंदोलन शुरू हुआ था, घटना पहले की थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोई भी प्रत्याशी 2000 मतदाताओं के बीच वोट मांगने नहीं आया। सबसे बड़ी विडंबना है कि आखिर क्या रही कि जनप्रतिनिधि जो तत्कालीन विधायक थे वो भी विधानसभा चुनाव के पहले वोट मांगने नहीं आए। हाँ, एक जानकारी वार्डवासियों ने दी कि जो भाजपा की प्रत्याशी थी वो वोट मांगने आई थी। अभी तक सरकार गठन के बाद, जब पूर्व में भूपेश की सरकार थी, जिस भरोसे की सरकार कही जाती थी, कई की उदंतियां हुई, लेकिन उन सरकार में भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। अब छत्तीसगढ़ की सरकार है, विधायक भी है, क्षेत्र की मंत्री भी है, इन तक जानकारी भी दी गई है, और इनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने बताया हमसे चर्चा के दौरान कि संज्ञान में मेरे ना हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आचार संहिता। किंतु जो वार्डवासी उन्होंने स्पष्ट तौर पर यदि उनकी समस्या नहीं सुनी गई, उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव मतदान की तारीख 7 मई है, यहाँ लोकसभा क्षेत्र आता है ये, तो हम कहीं ना कहीं मतदान करते हैं, ऐसा वार्डवासी हो संजीवदार देती है और कैसी है वो क्या आश्वासन देते हैं, या सरकार के जो अन्य जो अधिकारी हैं वो क्या वार्डवासियों में दहशत बना हुआ है। कभी भी रात में खदान धसक सकती है। मैं बता दूं, यहाँ पे कोल माइंस की खदान बहुत पुरानी थी, अंदर खोखली हो चुकी है जमीन, और पूरी तरीके से इसको एसीसीएल को स्टैंड फिलिंग करना था, लेकिन एसीसीएल ने स्टैंड फिलिंग नहीं की। नतीजा यहाँ भूस्खलन हो गया और कई लोग आज भी दहशत के साए में सो रहे हैं। इसके बाद एसीसीएल प्रबंधन ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, मुआवजा और विस्थापन नहीं कर सकते, ये सरकार का मामला है, क्योंकि यह जमीन जो कहीं न कहीं भाग की है। यहाँ के जो आंदोलनवासी है, वार्डवासी है, वो तक गए, उन्होंने कमेटी भी बनाई, लेकिन अभी तक इन्हें किसी स्थापित किया गया है, न इन्हें मुआवजा देने की बात की जा रही। इसलिए लगातार 550 दिनों से ये जो आंदोलनकारी है आंदोलन कर रहे हैं, और अब इनका जो मनोबल है वो भी और बढ़ा हुआ है। इसलिए लोकसभा चुनाव है और ये आंदोलन को उग्र करने की बात भी कर रहे हैं। अब देखना होगा जो सरकार वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, इनके इस गंभीर समस्या को किस तरीके से लेती है और इन्हें दहशत से उबारने में क्या कार्रवाई करती है। ये चुनाव प्रचार हुआ, 2000 मतदाताओं को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया, सरकार भी बनी, लेकिन अब तक लोगों की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है, इनकी सुध कोई नहीं ले रहा। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रताप जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आप इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।